आज हम जो बातचीत करने जा रहे हैं, वास्तव में जिस माहौल से अभी है, जैसे हमारे साथी लेट ही आए हैं, बता रहे हैं कि बहुत लंबा रास्ता जो 10-15 किलोमीटर का रास्ता है वो 50 किलोमीटर का रास्ता बन के आज तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये लगभग पहले सुनते थे कि एक बार यहाँ से कुछ सिरसा से पाकिस्तान में सामान लेके गया था, यहाँ से पहले बम्बई से कराची और कराची से लाहौर वाली बात हो गई आज। तो ये जो हरियाणा का माहौल बना हुआ है आज किसानों के साथ, जिस तरह का सरकार का व्यवहार है और सरकार किसानों को कुचलने का उपरामदा है, कुचलना चाहती है सरकार, आज उस बाबत हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जब किसान आंदोलन में किसान दिल्ली के ऊपर बैठे थे तो उन्होंने उस टाइम भी कोशिश की थी कि वहाँ के स्टेडियम को जेल बना दिया जाए और वहाँ हमारी सरकारों की मदद करे। तो उस टाइम हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है उन्होंने मना किया था कि हम अपने स्टेडियम को हम किसानों के साथ है, किसानों के खिलाफ नहीं है। पर आज जो परिस्थिति बनी हुई है वो दोबारा कुचलने के ऊपर आमदा है सरकार। और पिछली बार यही सरकार जब किसान अपनी जायज़ मांगों के लिए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको कुचलने का प्रयास किया, विफल हुई। और 1.5 साल तक वो चला आंदोलन, जिसमें 750 के करीब किसान शहीद हुए। और उसके बाद सरकार ने एक तरफा घोषणा करते हुए, माफ़ी मांगते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वायदा किया कि हम कानून बना के जो आपकी मांगे जो आज भी सरकार उसको जायज़ मानती है। अभी जिन मांगों के बाबत किसान लड़ रहा है और वो जो कमीशन बैठाए गए थे सरकार के द्वारा, स्वामीनाथन कमीशन, जिनको भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया जा रहा है, पर स्वामीनाथन जी जो किसानों के बारे में कह के गए उसको लागू करने की सरकार तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी कंट्रास्ट लगाओ या ट्रेजेडी लगाओ इस देश की कि हम उसको तो मानते हैं स्वामीनाथन जी को, पर स्वामीनाथन जी की नहीं मानते, हम उनकी बात नहीं मानते। यही चौधरी चरण सिंह की बात भी कह सकते हैं आप कि वो किसानों के नेता थे, किसानों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, बहुत बड़े सेकुलर नेता थे देश के लिए उन्होंने एक नई परंपराएं शुरू की थी। और आज चरण सिंह जी को तो दिया जा रहा है, उसके किसानों को कुचला जा रहा है, जिन किसानी के लिए पूरी जिंदगी चौधरी चरण सिंह ने संघर्ष किया है। तो आज पूरा हरियाणा के अंदर 8-9 जिले जो बॉर्डर के एरिए हैं, ऐसे लगता है कि जैसे हम पूरे विदेश के अंदर बैठे हुए हैं, 2 देशों के बीच में हमारी जो वार्डबंदी हुई जैसे पाकिस्तान के साथ, वैसे ही पंजाब के साथ वार्डबंदी कर दी गई है। और वही नहीं, अभी हमारे साथी आए हैं वहाँ से, जिधर से, और ये हिसार से फतेहाबाद का रास्ता बंद कर रखा है, आपको हैरानी होगी। और पंजाब के साथ जिस तरीके का रास्ता, जिस तरह नाकेबंदी की हुई है, जिस तरह की जाति की जा रही है, ये सारा का सारा गैर कानूनी है। संवैधानिक अधिकारों के ऊपर डाका डालने की सरकार कोशिश कर रही है बार बार। ये संवैधानिक हक है कि किसान, पिछली बार भी 750 के किसान गए थे 1.5 साल के आंदोलन के अंदर, कोई भी वहाँ हिंसक घटना नहीं हुई। हिंसक घटनाएं भी सरकार की तरफ से की गई थी। आज 144 लगा दी गई है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, और सेमी जो मिलिट्री फोर्सेज हैं, CRPF, BSF, CISF, उनकी डिमांड की जा रही है, बटालियन उतारा जा रहा है। गांव के अंदर जाके ये लोगों को धमकाया जा रहा है कि अगर आप इसमें शामिल होगे तो आपके बैंकों के अकाउंट वो भी सील कर दी जाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी। ये लगभग वही नज़ारा है जो कभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए हिंदुस्तान के लोगों ने देखा था। आज के गांव के अंदर अनाउंसमेंट की जाती है बल्कि कि आप कोई भी जिसमें शामिल होगा तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को हम सील कर लेंगे। ये जो वातावरण बना हुआ है, इस वातावरण के अंदर आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे हैं, हम एक बात कहना चाहते हैं कि किसानों की मांग जायज़ है, सरकार उनसे बातचीत करे, उनकी मांग को पूरा करे, जिसको सरकार पहले एडमिट कर चुकी है, पहले उनके साथ वायदा कर चुकी है, और वो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। MSP सरकार कहती है कि हम लागू करेंगे, लागू करके उसको कानून का दर्जा देके उसको खरीद की जाए। एक मांग ये है, जो उस टाइम केस बने थे किसानों के ऊपर, उन केसों को विड्रा किया जाए, शहीद किसानों को मुआवजा दिया जाए, जो लखीमपुरी खीरी के जो केस थे उनका न्याय किया जाए, और उसके बाद जो बिजली बिल आए हुए थे उस टाइम, उन बिजली बिलों को उन्होंने कहा था हम वापस लेंगे, उनको वापस लिया जाए। तो ये बड़ी मांग नहीं है। उनको शहीद का दर्जा देना, जो किसान उस टाइम शहीद हुए थे, और वहाँ जगह देना दिल्ली के अंदर, कि ताकि वो वहाँ एक स्मारक बनाया जा सके। तो ये मांगों को लेके किसान एक शांतिपूर्ण तरीके जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी चंडीगढ़ के अंदर बातचीत की किसानों के साथ, 3 मंत्री आए हुए थे और एग्री करके गए हैं। एक तरफ वहाँ बातचीत करके एग्री कर रहे हैं कि हम इन मांगों के ऊपर बातचीत करेंगे, हम स्वार्थपूर्ण बातचीत हुई है, और दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर जो किया जा रहा है
जो बॉर्डर के ऊपर बनाया जा रहा है, सीन क्रिएट किया जा रहा है, ये सरकार की जो क्रूएल्टी है, जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसका जनता के प्रति निर्दयता है, जो वो दिखाई देती है हमें। तो हम हमारी पार्टी की तरफ से इसकी निंदा करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि फौरी तौर पे किसानों की मांगों को माना जाए, और जो ये तरीका सरकार ने अपना रखा है गैर संवैधानिक तरीके से हर चीज़ को हमलावर होकर उसको क्रश करना, इसको छोड़े इसको, और किसानों की मांग पूरी करके और इसको शांतिपूर्ण स्वार्थपूर्ण अपना माहौल बनाया जाए। और हम आम आदमी पार्टी की तरफ से हम किसानों को, देश को भी आश्वासन देते हैं, हमारी पार्टी पहले भी किसानों के साथ थी, आज भी किसानों के साथ है, सड़क से लेके पार्लियामेंट तक हम उनके हर आंदोलन में उनका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो वातावरण क्रिएट किया है, लोगों को जो तकलीफ हो रही है, लोगों को आना जाना बंद हो गया है, जिन्होंने लोगों ने इमरजेंसी सेवाएं तक उससे प्रभावित हुई है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, इन सभी का जो कष्ट लोग भोग रहे हैं, उन लोगों के प्रति भी हमारी हमदर्दी भी है, और उनके संघर्षों में हम उनके साथ हैं। आज इतना हम बात करने के लिए आपके रूबरू हुए। हरपाल जी, पंजाब में किस तरह के हालात है किसानों को? पंजाब तो शांत है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहलकदमी की, सेंटर को कहा कि आप इनसे बात करो, बातचीत करवाई उनकी कि आप इसको दोबारा बार बार ऐसे न किए। और कल मुख्यमंत्री जी दोनों हम इकट्ठे थे पंजाब के अंदर, उन्होंने रखा है कि ये जो बॉर्डर है, एक तरफ हमारी उत्तर की तरफ ये बॉर्डर बंद किया जा रहा है, और पश्चिम की तरफ जो दूसरा पाकिस्तान का बॉर्डर है, ऐसी वारबंदी उधर है, ऐसी वारबंदी ऐसी है। हमारे कल पंजाब के मुख्यमंत्री बोल रहे थे, और इससे क्या साबित होता है कि जैसे पंजाब और हिंदुस्तान दो अलग अलग प्रांत हो। और ये पंजाब क्योंकि बॉर्डर का बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, देश की आज़ादी के अंदर बहुत बड़ी भूमिका है। और पिछले दिनों तो उनके साथ एक और जाति हुई कि 26 जनवरी के अंदर जो झांकियाँ होती है, और उन झांकियों को भी वहाँ परमिशन नहीं दी गई, जिन झांकियों के अंदर देशभक्तों के फोटो लगे हुए थे, जिसमें वहाँ के मदन लाल ढींगड़ा, उधम सिंह कंबोज, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, उनको तक भी नहीं दिया। ऐसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनके साथ पक्षपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। ये सरकार के लिए अच्छा नहीं, इससे दुराव पैदा होता है, भाईचारे टूटते हैं। उनको उग्रवादी दर्शाने की, जैसे किसान को वहाँ के नहीं, हरियाणा के अंदर ये जो किया जा रहा है, जिस तरह उन्होंने को कहा कि आपकी प्रॉपर्टी में सील कर लेंगे हम, आपकी बल्कि बैंक के खाते भी सील किए जाएंगे, आपके पासपोर्ट हम रद्द करेंगे, आपके आर्म्स लाइसेंस भी रद्द करेंगे। तो ये क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे किसान कोई आतंकवादी समूह है और जो देश के लिए खतरा है, जबकि किसान ही जुबान देता है देश के बॉर्डर के लिए, और किसान ही देश को अनाज देता है खाने जिंदा रहने के लिए। हरपाल जी, एक जो किसान नेता है जयंत चौधरी, उसको ये भाजपा सरकार 2 लोकसभा की, एक राज्यसभा टिकट है, वो किसानों के समर्थन, अब वो इसके साथ एग्री होने जा रही, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जयंत चौधरी जिस तरीके से गए, पहले नीतीश गए हैं, वो गए हैं, इसका मतलब कि सेंटर की गवर्नमेंट घबराई हुई है। वो चाहते हैं कि 400 से पार, अगर 400 से पार है तो फिर ये छोटे इस तरह के लालच देके, अब मैं जो एक संवैधानिक एक हमारी प्रक्रिया है जिसमें एक साल में 3 से ज़्यादा भारत रत्न नहीं दिया, उसने 5 दे दिए, 5 दे दिए। अब ये अलमारी खुली हुई है, और जो मांगेंगे उसको बांटते जाएंगे। भारत रत्न की वो हालत कर देंगे कि लोग लेने से इनकार कर देंगे। मैं तो बहुत पहले भी कहता था कि अब जब लोग मांग करते हैं शहीद भगत सिंह के लिए, मगर नहीं मिलना चाहिए उनको। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अरे तेंदुलकर और भगत सिंह बराबर नहीं है। आप तेंदुलकर और भगत सिंह को एक बराबर तोलोगे, मैं इसलिए एग्री नहीं करता। मैं इस वास्ते चरण सिंह का सम्मान भारत रत्न से बड़ा है, अंबेडकर जी का जो सम्मान है वो भारत रत्न से और भी बड़ा है। भारत रत्न को इतना नीचे स्तर तक ले गए हैं। नरसिम्हा राव के ऊपर तो उसके प्राइम मिनिस्टर काल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंडक्ट किया हुआ है, उसके ऊपर केस थे कि इन्होंने ब्राइब करके अपनी सरकार बचाई है। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी घोषित किया हो वो हिंदुस्तान का भारत रत्न नहीं हो सकता। कम से कम मैं इसके ऊपर आगे नहीं करता जिस तरीके से उन्होंने दिया है। हरपाल जी, बीजेपी के डिसीजन को क्या मानते हैं कि इंटरनेट बंद करना, रास्ते बंद करना, ये सही सोल्यूशन? मैं भी बताया है, मेरे को याद आ गया, मैं पीछे इतिहास पढ़ रहा हूँ, आने वाले समय के अंदर फिर आएगा। ये 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, उस टाइम ये सेम, उस टाइम ये इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, पर सारी सेवाएं अंग्रेज़ों ने बंद कर दी थी। और कसूर जैसे प्रांत कस्बों के ऊपर लीफलेट गिराए थे लोगों को डराने के लिए कि ये हम करेंगे। उसके बाद भी लोग लड़े थे, लोग चुप नहीं हुए। बहुत कुर्बानियाँ लोगों ने उस टाइम भी दी हैं। आज वही मैंने अभी बोलते बताया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ते हुए जैसे वो अंग्रेज़ भयभीत करते थे लोगों को, ये सरकार वैसे ही कर रही है आज।
हरपाल जी, एक जो चंडीगढ़ वाला मसला मेयर का था, उस पर आप कुछ कहना चाहिए? वो तो सभी लोगों ने देखा है, उसमें कहने की जरूरत नहीं, सबने देख लिया है कि प्रजातंत्र का जो स्वरूप दिखाया जा रहा है। एक मेयर जिसमें सिर्फ 36 वोट है, एक जो वो भी इलेक्टेड नहीं है, एक जो मेंबर पार्लियामेंट है, उनको राइट है कि वो दे सकते हैं। अगर उसमें अगर ये कर सकते हैं तो ये कहाँ तक घबराए हुए हैं कि एक मेयर को भी हारना इनके लिए बल्कि मुश्किल हो रहा है। तो ये सारी जो घटनाएं अभी आप जिक्र कर रहे हैं, ये उस दिशा में है कि सरकार ऊपर दिखा रही है कि हम बहुत ताकतवर हैं, पर अंदर से तानाशाह बहुत घबराए हुए हैं। और जब तानाशाह घबरा जाता है तब ये इस तरीके से कायदे कानून लागू करता है, इस तरीके से लोगों को टेरराइज करने की कोशिश करता है। अशोक तंवर जी आपकी पार्टी छोड़ के गए हैं, क्या वजह रही है? वो तो अशोक तंवर जी बता सकते हैं भी उनका क्या वजह रही, मैं तो उसके लिए नहीं बता सकता। तो यहाँ तो बड़ा मान सम्मान था उनका, कंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, इससे आगे वो क्या चाहते थे वो तो बता के भी नहीं गए। वहाँ तो वो कह रहे हैं कि मैं मजदूर हूँ और जहाँ भी मजदूरी मिलेगी मजदूरी कर लूँगा। तो यहाँ तो चेयरमैन थे, चेयरमैन से कोई मजदूर बनना चाहता है तो फिर उसका कारण तो वही बता सकते हैं, आप पता नहीं बता पाएंगे उसका। हरपाल जी, किसानों के कूच में दिल्ली कूच करेंगे कल किसान, तो फिर आम आदमी पार्टी का स्टैंड करेगा क्या? किसानों के साथ जाएगी कूच में आम आदमी पार्टी? हम हमारे वर्कर साथ हैं। पहले भी मैंने बताया कि दिल्ली के अंदर उस टाइम डिमांड की थी कि जितने स्टेडियम उनको जेल का स्वरूप दिया जाए, जैसे अब कर दिया उन्होंने। जी जी। अब सरसाघाट स्टेडियम में एक जेल और डबाली का दूसरा जेल बना दिया टेम्परेरी। तो वहाँ केजरीवाल साहब ने इनकार कर दिया था, ये किसानों के लिए जेल हम नहीं दे सकते। जी। आज भी हमारी पंजाब के अंदर भी हमारे सीएम साहब ने पहलकदमी की है, भगवंत मान जी ने, कि इनसे बात करो। आज फिर आए हुए हैं तीनों मंत्री, या क्या बनता है नहीं पता अभी तक, पर जो वो कर रहे हैं, एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो जिस तरीके से माहौल को वो डरा रहे हैं लोगों को, ये दोगला चेहरा है सरकार का कि सरकार घबराई हुई है। क्या लगता है वार्ता सिरे चढ़ेगी आज? हम चाहते हैं चढ़े, उनकी जायज मांग मान ली जाए। देश का कोई नागरिक की हिंसा और इस चीज़ का नहीं चाहता। पिछली बार भी किसानों ने हिंसा नहीं की कहीं भी। आप पूरे आंदोलन के अंदर देखोगे 2 जगह घटनाएं हुई, जो 2 डेथ हुई हैं। एक तो लाल किले के ऊपर जो बाद में एक्सपोज हुआ कि वो सारा का सारा गवर्नमेंट का स्पॉन्सर किया हुआ था, एक डेथ वहाँ हुई थी। एक डेथ करनाल में हुई थी, आपको याद होगा। इतने बड़े 1.5 साल के आंदोलन के 750 शहादतें हुई हैं, पर कहीं भी कन्फ्रंटेशन नहीं हुई। हालांकि इन्होंने बार बार हमला किया, अपने जो इनके संघ के लोग हैं वर्दियों में गए, वहाँ अपना सिंगू बॉर्डर के ऊपर भी पथराव तक करवाए गए, जबकि लोकल लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो आज भी कोई भी हिंदुस्तानी नहीं चाहता, किसान कहाँ फालतू है। जिसको खेत में आज फसल की ज़रूरत है वो इतना खाली नहीं है कि वो छोड़ के अपनी फसलों को वहाँ जाएगा। तो वो मजबूरी में उसको धकेला जा रहा है, उधर लड़ाई के अंदर उतारा जा रहा है। और एक सिर्फ किसान नहीं, सारे सेक्शन के साथ यही सलूक किया जा रहा है। जो भी को मांग के लिए आता है, लाठी के अलावा इनके पास और है नहीं। हैरानी की बात है, हरियाणा के अंदर बेरोजगारों को आप इजराइल के अंदर भेज रहे हो, जहाँ लड़ाई लगी हुई है। लड़ाई से दूसरे मुल्क कह रहे हैं अपने नागरिकों को छोड़ के बाहर आ जाओ, और हमारे लोग हमारी बेरोजगारी का फायदा उठा के उन बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं। तो ये सरकार कहाँ लेके जाएगी देश को, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। आप जिस तरह का माहौल है सर, किले बंद किए गए हैं, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, तो हिंसक घटनाएं होना संभावित है। तो ऐसे में शांति की अपील करना चाहें लोगों से आप? नहीं, शांति रखेंगे किसान। पिछली बार भी वो लगा दिए, किसानों के लिए ये सड़कें नहीं होती, किसान डंडियाँ बनाते, पगडंडियाँ होती किसान की हमेशा। हमने खेती की, मैं भी किसान का बेटा हूँ। सड़कें तो बड़े लोगों के लिए होती हैं, जिन्होंने बड़ी कारें वो टैंक लेके जाने होते हैं। किसान हमेशा पगडंडियों से गया, वो रास्ते अपने बनाता है। पिछली बार भी बनाए थे इन्होंने, पिछली बार भी जब कील सब जगह इन्होंने बंद करने की कोशिश की, लोग पहुँचे थे वहाँ। तो हम चाहते हैं कि वो ना हो। सरकार अपनी हट धर्मता छोड़ के किसानों की मांगों को पूरा करे, और वो सरकार ने खुद कमिटमेंट की है। अब दूसरी कमिटमेंट अब दोबारा की है, जब स्वामीनाथन को आप भारत रत्न दे रहे हो तो स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन को लागू करना आपकी पहली ड्यूटी बनता है। जब आप चौधरी चरण सिंह को दे रहे हो भारत रत्न, तो चौधरी चरण सिंह जिन किसान मजदूरों के लिए सारी जिंदगी लड़ते रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा करना ही भारत रत्न देने का मतलब है। वरना आप चौधरी चरण सिंह से भी धोखा कर रहे हो और स्वामीनाथन से भी धोखा कर रहे हो सिर्फ। जी सर, एक तब तो ये कहा जा रहा है कि सरकारी संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ खुद प्रशासन संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, ये सवाल जो आपने कहा, आपने जवाब दे दिया। सरकार खुद सड़कें खोद रही है। पिछली बार भी ऐसी किसान ने कहीं नुकसान नहीं है। पिछली बार जहाँ टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे 1.5 साल तक लोग रहे हैं, जब वो छोड़ के चलने लगे लोग, तो वहाँ तो लोकल तो बाशिंदे रो रहे थे उस टाइम भी। किसानों ने कहीं भी हिंसा नहीं की, किसानों ने रास्ते छोड़ के रखे, एम्बुलेंस के लिए रास्ते छोड़ के रखे हैं। तो ये तो सड़कें पिछली बार भी इन्होंने खुद पाड़ी थी, अब भी दोबारा खुद पाड़ रहे हैं। जितना खर्चा ये उसके ऊपर कर रहे हैं।
इतने में तो आज हरियाणा की आधी आबादी की जो मांग है पूरी हो सकती है। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेके आएंगे, खर्चा करेंगे, अगर सरकार की नीयत में खोट ना हो तो ये सरकार इसको कर सकती है। अरपाल जी, एक लोकसभा चुनाव नियर अबाउट आने वाले हैं और ईवीएम पे देश के अंदर दिल्ली के अंदर बड़ी हड़तालें हो रही है, इसको उसी बोलना चाहिए भाई साहब। ये लगातार चल रहा है, पर सवाल तो है कि पूरी संवैधानिक प्रक्रियाओं को जैसे तोड़ा जा रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक वो है, सिर्फ ईवीएम नहीं, ये अभी वोटिंग हुई है अपना चंडीगढ़ के अंदर, वो तो 36 वोट गिरने थे सिर्फ। मतलब ये सवाल आज पूरे संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का है। इलेक्शन कमीशन किस तरह का रोल अदा कर रहा है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने किया है कि उसको जो डिस्क्वालीफाई कर दिए, जो उनका दल ही तोड़ दिया, जो ठाकरे का था शिवसेना। इलेक्शन कमीशन ने पहले किया और उस रूलिंग को आगे वहाँ के स्पीकर लागू करते हुए कह दिया नहीं आप उद्धव ठाकरे वाले भी एमएलए उसके अंडर जाएंगे, एक इलेक्शन देंगे जो डिफेक्ट करके गया हुआ है। यही उसके साथ पवार के साथ किया गया है। इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दिया गया है। संवैधानिक संस्थाएं जितनी है उसको तोड़ा जा रहा है लगातार, उसको ईडी अपना ये दूसरा सीबीआई, जितनी संस्थाएं हैं जिस तरह उनको मिसयूज किया जा रहा है, जो संविधान के दायरे से बाहर जा किया जा रहा है, ये सारा सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण है। आज संविधान बचाना सबसे पहला, संविधान बचेगा तो हमारा इलेक्शन प्रक्रिया भी बच जाएगी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अश्विनी दुलेड़ा जी हमारे संगठन मंत्री हैं स्टेट। सभी साथियों को नमस्कार। अभी जैसे भट्टी साहब ने बताया सारी बातें कि जब से ये सरकार हरियाणा में चल रही है, पूरे हरियाणा ने 144 धारा के साए में ज़िंदगी जी है। जब से ये सरकार बनी हुई है पूरे हरियाणा के अंदर 144 धारा लगी हुई है। और आज 1 साल 1.5 साल पहले जो वायदा इस देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से किया था कि भाई जो एमएसपी का कानून है वो आज दोबारा से वही घड़ी फिर इनकी उस पर किसान अपनी मांगों को लेकर आ गए हैं, क्योंकि अभी संसद में बजट सत्र गया और बजट सत्र में एमएसपी कानून को लेकर के कोई जिक्र तक नहीं किया गया। तब किसान किस चीज़, प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया था कि भाई एमएसपी कानून हम लेके आएंगे, और एमएसपी के तहत जो किसानों ने पहले धरना दिया और उस धरने के अंदर कितना बड़ा आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में करीबन 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, और उस 750 किसानों की ना तो शहादत को ध्यान में रखा गया और ना ही किसानों की मांगों को ध्यान में रखा गया। और आज पूरे देश में दोबारा से वो स्थिति आ गई, क्योंकि बजट सत्र के दौरान भी एमएसपी कानून को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। अब दोबारा ये कहेगी भी फिर सरकार बनेगी और फिर एमएसपी कानून हम लागू करेंगे, तो पहले इस सरकार ने अभी तक ही नहीं किया, तो कौन इन पे विश्वास करे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं आज पूरे देश का विश्वास इन लोगों के ऊपर से उठ गया है। अगर भी जिस तरीके के हालात इन्होंने आज देश के कर रखे हैं, देश में सिर्फ आज देख रहे हैं कि भाई आपके हरियाणा से, क्योंकि हम हरियाणा से आते हैं, हरियाणा बेरोजगारी में करीबन 38% के उस पर पहुँच गया है। आज वो हरियाणा के जो बेरोजगारी में वे तो 36 जात के बालक हैं और हर प्रकार से वो अपाहिज महसूस कर रहे हैं अपने आप को, उनके परिवार भी और वो बच्चे भी, क्योंकि जितना पैसा इन्होंने उस रोज़गार के थ्रू देना था उतना पैसा तो सरकार ने वसूल लिया बेरोज़गारों से। तो आज जो हालात हैं एमएसपी कानून को लेकर के कि कटीले तार लगा देना और 15-15 फीट के वो कंटेनर लगा देना, आतंकवादी थोड़े भाई, पूरा हरियाणा आतंकवादी घोषित कर दिया। बिल्कुल भाई, पूरे हरियाणा को सील कर दिया गया है। ना पंजाब से कोई इधर आ सकता, ना दिल्ली का कोई इधर आ सकता। मैं अभी झज्जर से आया हूँ, झज्जर से वहाँ हिसार से डाइवर्ट कर दिया गया, बोला उधर भुन्ना वगैरह उधर से होके आओ। तो मैं भाई क्या दिक्कत है इधर जाने में? तो उन्होंने बताया भाई दिक्कत आगे से ऑर्डर है। तो मतलब आम आदमी को क्यों परेशान किया जा रहा है भाई? जब प्रधानमंत्री ने वायदा कर लिया, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया, देश का प्रधानमंत्री आश्वासन देता है और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई वादा आता है तो ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और वो वादा पूरा नहीं किया जाता और उस आश्वासन पे बात तक नहीं की जाती और दोबारा से उस मांग को लेकर के किसान दोबारा उस धरने पे जाते हैं, तो उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार ये सरकार कर रही है।
तो हम तो ये इस सरकार को बता रहे हैं कि भाई इन किसानों को एक तो उग्रवादी समझना बंद करे, बार बार किसानों को आतंकवादी कहना बंद करे। ये किसान जो हैं देश के अन्नदाता हैं। ये जो भारतवर्ष है ये किसानों के द्वारा चल रहा है पूरा देश, और इसको आप कुचलने की कोशिश ना करें। कहीं उनकी ज़मीनों को हड़पने की धमकी दी जा रही है, कहीं उनके बैंक के खाते सील करने की धमकी दी जा रही है। किसी ने अपनी सुरक्षा के लिए या अपने रोजगार के लिए कोई आर्म्स लाइसेंस बनवा रखा है, उनके आर्म लाइसेंसों को रद्द करने की बात की जा रही है। मतलब कौन सी, ये तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं होती थी, जो पीछे पड़ते थे यार ये ऐसे ऐसे हालात इन लोगों ने कर दिए। अब उस समय जो बिल्कुल तानाशाह लोग होते थे उनको भी पार कर दिया इन लोगों ने। तो बहुत सोच की बात है, और हम तो ये मांग करते हैं सरकार से अगर भाई किसानों की मांगों को पूरी करें, और किसान जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दे करके, और जितने भी हम इन किसानों के ऊपर केस हैं वो बरी किए जाएं, और जो एमएसपी का कानून है वो लागू किया जाए। क्योंकि सरकार को जाने से पहले ये काम करके जाए। देश के प्रधानमंत्री ने, किसी एक पार्टी के नेता ने वादा नहीं किया, किसी एक पार्टी के नेता ने कोई आश्वासन नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया, देश के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया, और ये चिंता का विषय है। देश का प्रधानमंत्री एक वादा और एक आश्वासन देता है और उसके ऊपर काम नहीं होता। एक किसान मजदूर का बेटा होने के साथ साथ दोबारा स्टार्टिंग साथियों नमस्कार। लगभग मुख्य बातें तो दोनों सीनियर साथियों ने रख दी, पर एक किसान का बेटा होने के नाते मेरी भी कुछ चिंताएं हैं, मेरी भी कुछ बातचीत है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब से ये मोदी सरकार आई है और 10 साल हो गए, मोदी सरकार का 10 साल का टर्म पूरा होने वाला है, इसके अंदर किसान दुखी रहा है। इस सरकार ने किसानों के साथ आई तब से, और अब जब इसका टर्म पूरा हो रहा तब तक अन्याय किए किसानों के साथ। वादा ये करके आई प्रधानमंत्री जी किसानों के साथ कि हम आपकी आय 2022 में डबल कर देंगे। आज 2024 आ गया, खेती के ऊपर तमाम लागतें बढ़ गई। इस सरकार ने आने के बाद में जब जीएसटी लगाई तो खेती के अंदर जो खेती करने वाले साधन संसाधन थे उनके ऊपर पहले कोई किसी भी सरकार के अंदर टैक्स नहीं था, कर नहीं था। इस सरकार ने आते ही उसके अंदर 28% और 18% टैक्स लगाया। उसके बाद में 2022 के अंदर बोले हम इसकी आय डबल कर देंगे, लेकिन आय डबल नहीं की। 750 किसानों की इस सरकार ने बलि ले ली आंदोलन के माध्यम से। और किसानों के जो चिंतक है, जो किसानों के नीति बनाने वाले लोग रहे हैं, जो किसान नेता रहे हैं, उनके ऊपर जैसे साथियों ने पहले भी बताया कि सरकार उनको व्यक्ति को तो एक पुरस्कार दे रही है, लेकिन उनकी जो नीतियां थी और जो उनको मानने वाले लोग हैं उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 2 तरीके का, दूसरे देश का लोगों के जैसा, आतंकवादियों का जैसा व्यवहार कर रही है। आज आपके आसपास सिरसा वाले लोग हैं, पूर्ण रूप से ये इलाका खेती किसानी वाला इलाका है। आज से 20 साल 10 साल पहले यहाँ कितने उद्योग थे, काटन के उद्योग थे, फतेहाबाद और सिरसा मुख्य बेल्ट थी। आज उसकी क्या हालात कर दी इस सरकार के अंदर। आज सिरसा के अंदर भी, और मैं फतेहाबाद से आता हूँ, मेरे फतेहाबाद के अंदर भी फिलहाल मौके पर भी अभी शायद इंटरनेट अपना चल नहीं रहा है, वहाँ एक तहसील के किसानों ने ताला लगा दिया होगा। इस वक्त जाकल तहसील है, उसके अंदर पिछले 7-8 दिनों से वहाँ किसान अपनी बाढ़ की जो मुआवजा था उसको लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। 2022 का जो बीमा क्लेम था उसके ऊपर आज किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जो बाढ़ का मुआवजा था उसके ऊपर लोग किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। सेम की यहाँ फतेहाबाद और सिरसा की बहुत से गांवों की समस्या आपके 45 के अंदर है, हमारे फतेहाबाद के भट्टू इलाके के अंदर है, बुन्ना इलाके के अंदर है। वहाँ लगातार 2 महीना धरना चलने के बाद में 1.5 महीने तक स्थानीय तहसील के ताला लगने के बाद में कुछ बातचीत हुई, सरकार ने कुछ मांगे मानी और किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार। अभी सरकार ने इस सेशन के अंदर एक आने वाला है कि उसके अंदर खेती किसानी से संबंधित जो महकमा है
उसका केंद्र से लेकर के यहाँ 65% जिसके ऊपर आबादी डिपेंड करती है, खेती किसानी मजदूरी करने वाले लोग हैं, उसका बजट वहाँ तो कम किया ही किया, यहाँ उसकी स्कीमें कम की जा रही है, सब्सिडियाँ कम की जा रही है, सब्सिडियों के ऊपर बंदिश लगाई जा रही है। और एक तरफ बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, पराली की यहाँ हमारे बुन्ना के अंदर पिछले साल करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी, वो स्थानीय एक बीजेपी के नेता के रिश्तेदार का वो यूनिट थी, और वो पिछले लगातार 2 सालों से चल ही नहीं रही है। मुख्य मुद्दे ये है, पराली के ऊपर समाधान नहीं है। पराली लेकर के भी अगर कोई दूसरी जगह चारे के रूप में भी उसको लेके जा रहा है, तो उसके ऊपर स्थानीय पुलिस तक है ना वो चालान काट रही है। एक तरफ उसके समाधान की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसको अगर आप कहीं दूसरी जगह शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं तो भी पुलिस है ना चालान काट रही है रोड के ऊपर लेके चढ़ते। तो सरकार पूर्ण रूप से ये किसानों के खिलाफ काम कर रही है। किसानों के बीज के अंदर, दवाओं के अंदर उसके टैक्स तो बढ़ा हुआ है ही है, उसके अंदर जो मिलावटखोरी चल रही है उसके ऊपर भी सरकार का कोई किसी प्रकार से बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ना उसके ऊपर कोई बहुत मजबूत कानून है। और जब किसान उन मांगों को लेकर के, अपनी मांग को मंगवाने के लेके हजारों प्रकार के ज्ञापन देने के बाद में, स्थानीय स्तर पर धरने प्रदर्शन करने के बाद में जब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है अपना सब कुछ छोड़ करके, और एक किसान ही एक मजदूर ऐसी कौम है जिसको 24 घंटे काम रहता है, दूसरे जो काम धंधे उसके अंदर तो कुछ आराम मिल जाता है, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण काम छोड़ करके उधर जा रहा है, सीमा पर जा रहा है, तो उसका जवान है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके अंदर उसका जवान है, किसान का बेटा है। नशाखोरी है सिरसा के अंदर तो बहुत भारी है, अपने पूरे हरियाणा के अंदर है, बल्कि अब तो ये देश में आ रही है, उसके अंदर वो किसान का। उन तमाम सब मांगों को, उन मुद्दों को लेकर के, अपने हक और हकूक़ को लेकर के जब किसान सरकार की बात ना सुनने पर जब दिल्ली कूच की ओर कर रहा है, तो उसको तरह तरह की आतंकवादी की, खालिस्तानी की, नशाखोरी वाले, बेले और बेगार लोगों वाले इस तरह के तगमे दे करके, किले बिछा करके, रास्ता रोक करके, और सरकार इस आंदोलन को अगर कुचलना चाह रही है तो ये सरकार के बस का नहीं है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, ये टोटली किसान और मजदूरों का इलाका है। और आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी, हम लोग तो खड़े ही खड़े हैं, बल्कि आप जैसे सामाजिक लोग, मुद्दों की लड़ाई लड़ने वाले लोग, न्याय की बात करने वाले तमाम लोग किसानों के साथ है। सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं आप सबके माध्यम से कि वो आज जो 3 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, वो पहले की तरह दिखावा ना करके, देश को एक भ्रम में ना डाले, लोगों को भ्रमित ना करके, वास्तव जो मुद्दे हैं, 5-6 मुद्दे जो पहले इन्होंने बताए, आप सब लोगों के ध्यान में किसानों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के, मुख्य मुद्दों के ऊपर किसान के साथ बातचीत करके उन मांगों को मानने, और मांग अगर मान लेंगे तो कोई किसान को इतना, फिर मैं कह रहा हूँ वो फ्री नहीं है कि वो दिल्ली तक जाए अपना। सर, आज बातचीत भी है, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी तैयारियां हैं, क्या मान के चले? क्या बातचीत हौसला साबित होगी या वाकई में बातचीत होगी? बातचीत ये सरकार देखो तभी कर रही है जब दूसरी तरफ किसान लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो तैयारियां ना होती, नहीं, प्रशासन की भी तो तैयारी है ना सर, किसानों को रोकने के लिए। वो तो फिर साथ साथ चलता ना, वो तो प्रशासन के ऊपर है। अब ये लड़ाई को कितनी खींचेंगे? क्या इस लोकतंत्र में, जैसे पहले भट्टी साहब बता रहे थे, इस लोकतंत्र के अंदर सरकार जो कह रही है कि मैं आपकी हूँ, वो सरकार हमारे द्वारा चुनी जाती है, वो क्या हमारे साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार करेगी? अगर सरकार इस तरह का सौतेला व्यवहार करेगी तो सरकार बनाने वाले लोग, जनता, फिर तो वो उन्होंने अंग्रेज़ों का जो बहुत कहते हैं बड़ा राज था, और वो सूर्य उनका कभी अस्त नहीं होता था, वो अंग्रेज़ इस किसान मजदूर की लड़ाई से चला गया, उनको हरा दिया। तो ये सरकार किस खेत की मूली है?